ठीक, हाँ भाई देखो जरा। तो यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, है ना, इसको जो है सॉल्व कैसे करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम होगी ना, उसे सॉल्व कैसे करना है, आप एक काम करना, पहले तो उसको एक बार पूरा पढ़ लेना, जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसकी बेसिक्स क्या है, जैसे इसने रेक्टेंगल बोल दिया है। अब रेक्टेंगल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, उसका एरिया होता है, उसका पेरीमीटर होता है, उसका डायगोनल भी होगा, है ना, उसमें एंगल भी बोल सकता है वो, खैर। लेकिन बेसिक क्या है क्वेश्चन में, उसने एक तो रेक्टेंगल बोला है, दूसरा उसने क्या बोला, उसका एरिया बोला है। तो आपने ऐसा इसको ऐसे कैच करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेक्टेंगल। देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है ना, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसने इसका एरिया बोला है, तो अब आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना। इसने बात की है एरिया की, मैं इसलिए वो लिख रहा हूँ एरिया। अगर बात करता है किसकी, पेरीमीटर की, तो मैं वो करता। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करनी है जरा समझो अब इसे, ठीक है। एक बार से पूरा पढ़ लेना, वो मैंने पढ़ लिया है। बाकी देखो उसने आपसे क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसने आपको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे दिया। किसे बोलते हैं एरिया, इसके अंदर वाला हिस्सा, ये पूरा ये एरिया हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना मिला हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर मिला हुआ है। मतलब ये जो एरिया है ना, हमें कितना मिला हुआ है, 528 मिला हुआ है, ध्यान रखना। ओके, इतना हमें देखिए बने, ठीक है। आगे बोल रहा है आपसे इतना, मैं देखो इतना मैंने पढ़ा, वो मैंने रफ में फ्लैट ड्रॉ कर दिया मैंने उसको, है ना। आगे बोल रहा है, अब देखना बेटा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, दो साइड्स, मतलब एक तो लेंथ, है ना, और एक ब्रेथ, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। अब उसने आगे आपको कंडीशन क्या बनाई, जरा फोकस करना है इस पे। वो कंडीशन ये बना रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब सुनो, प्लॉट की लेंथ, अभी रफ में करो, प्लॉट की लेंथ। देखो वर्ड प्रॉब्लम में, फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैं वर्ड प्रॉब्लम में इज, एम, आर, was, were, will, shall, will have, shall have, इन सब का मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है, इक्वल टू, ये समझ लो, इतना ठीक है ना, इसको याद रखना। अब देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, ये प्लॉट की लेंथ, ये क्या बोल दिया उसने, इज, ये समझो उसे, इज 1 मोर देन, 1 आगे 1 मोर देन मतलब प्लस होगा, लेस देन में माइनस करेंगे, इज 1 मोर देन प्लस किसके, ट्वाइस, ट्वाइस माने दुगना, थ्राइस माने 3 गुना, थ्राइस माने 3 गुना, ठीक है। वो क्या फिलहाल उसने ट्वाइस बोला हुआ है, देखो क्या बोला है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसे बी फॉर ब्रेथ, नहीं समझ रहा, ये बनाना आ गया। मैंने क्या बोला, देखो वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, एक बार पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़िए। मैंने पहले ये सेंटेंस बनाया, रफ में ड्रॉ कर लिया, स्टार्टिंग में रफ में ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मैंने ये सेंटेंस पढ़ा पूरा, अच्छा ड्रॉ कर दिया, बस खत्म, हो तो गया। क्या अब क्या मांग रहा है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, इतना ठीक है ना। बटे क्वेश्चन समझो जरा क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो जो चीज़ मांग रहा है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या कि लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, मीटर जरूर मान लेना क्योंकि इसने मीटर उसका बोला ना एरिया, तो लेंथ मीटर में होगी फिर, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, देखो बेसिक्स अगर पढ़े हुए बेटा, अगर बेसिक्स पढ़े हुए हैं, तरीका पता है कि सॉल्व कैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बड़े मार्क्स में काउंट होगी, तमीज से नहीं पढ़ोगे तो बेकार है, रट्टा नहीं मार सकता है बस मैथ में, है ना। अच्छा सुनो, इतना हो गया बेटा। अब देखो हमने लेंथ को x मान लिया, हमने ब्रेथ को y मान लिया, हमको लेंथ और ब्रेथ मतलब हमको x और y ही निकालना है। अब उसने बोला क्या क्वेश्चन में, उसने बोला है कि जो एरिया है, देखो जो मैंने यहाँ पढ़ के बनाया वो अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ उसका। उसने क्या बोला, उसने बोला आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 528, चक्रो कितना है 528। देखो जो मैंने पढ़ा
यहाँ रफ बनाया पर वो में इतना मिला हुआ है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यही तो होगा। L कितना है, हमने L को x माना हुआ है, B को y माना हुआ है, कुछ ऐसा। ओके ठीक है, देखिए अब इतना हो गया। इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन, इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कौन सा प्लॉट है, रेक्टेंगल प्लॉट है। प्लॉट इज 1, इज माने इज इक्वल टू, याद रखना, इज एम वज वर जो भी लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। इज 1 मोर देन ट्वाइस में दुगना, किसके, ब्रेथ के दुगना, यानी कि ब्रेथ। कैसे बनाना है समझ आ गया ना, बस ऐसे पढ़ो, उससे तरीके से पढ़ो हर चीज। तो लेंथ को हमने x माना हुआ है, चेक करो, और ब्रेथ को y माना हुआ है ना। हमें क्या करना है, हमको लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। अच्छा इसे इक्वेशन सेकंड मान सकता हूँ मैं, ठीक है बेटा। अब देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया था हमने उसको पढ़ के कंडीशन के अनुसार ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सुनिए, ये x निकला है ना। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं। एक ही बात है, क्यों प्लेस क्यों करना है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा प्लेस करना है। पहले तो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन, बस हाँ वही चल रहा है। दूसरी बात, चलो माना अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा क्या होता है तरीका। ऐसे क्यों करते हैं, देखो जब तक हमको x भी निकालना है, पहले देख लो, हमको x भी निकालना है और हमको y भी निकालना है। पहले जरा सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, हमको x भी निकालना है, हमको y भी निकालना है। और अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखता हूं तो इस इक्वेशन में x भी है और y भी है, इस इक्वेशन में भी x भी है और y भी है। जब तक हमको दोनों ही निकालना है और जब तक दोनों ही एक साथ एक इक्वेशन में रहेंगे कुछ नहीं मिल सकता, ना तो x मिलेगा और ना y मिलेगा, तभी तो प्लेस करते हैं, यही इसका रीजन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, दोनों ही निकालने हैं, जब तक दोनों एक साथ एक ही इक्वेशन में रहेंगे तब तक ना तो x मिल पाएगा ना y मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या करूंगा मैं इस x की वैल्यू को फिलहाल 1 + 2y जो है ना वैल्यू उसकी, मैं उसको इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करने वाला हूँ। उससे क्या होगा देखिए, अब देखना, ठीक है। पुट x = 1 + 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ प्लेस करेंगे इसको। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, है ना। ये है xy या x × y, एक ही बात, कितना 528। अब सुनना, x की जगह पे ये रखना है बेटा, x की जगह पे ये 1 + 2y और y आपका ये रहा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ये x की वैल्यू आ गई फिलहाल, है ना, और y आपका ये रहा। अब देखो, अब जो बात मैंने बोली थी, मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में x और y साथ साथ हैं। भैया नहीं मिलेगा, x भी नहीं मिलने का, y भी नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलने का। तो मैंने इसलिए क्या किया, इस x की वैल्यू को यहाँ रखो। समझो चीज़ों को, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो उसे। हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको। अगर मैंने ये लिखा तो क्यों लिखा है, ये लिखा तो क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, पढ़ के लिखा है। अब मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, यही इसका रीज़न है। जब तक जो चीज़ निकालनी है अगर वो साथ रहेगी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो ना, जैसे मैंने इस x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर प्लेस किया, अब सिर्फ इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, बस y दिख रहा है। चेक करो ना, क्या दिख रहा है, बस y दिख रहा है, मतलब y निकाल देंगे भाई। चेक करो ना, क्या निकाल देंगे, y निकाल जाएंगे। जब यहाँ से y मिल जाएगा तब आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपको x भी मिल जाएगा। और y मतलब फिलहाल ब्रेथ, हमने y को ब्रेथ माना हुआ है। बात समझ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन में x है ही नहीं तो y मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो y करेगा इससे, कल सीखा था हमने, y करेगा इससे, y बन जा y प्लस y करेगा इससे तो 2y²। एक ये ना, एक 2, सिंपल चीज, ठीक है। इतना हो गया, = 528। अब सुनो बेटा, इतना ठीक है, फिगर की जरूरत नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के ड्रॉ कर दिया था। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इतना है ना। अब सुनिए बेटा, देखो इसमें क्या होता है, ये बड़ी पावर है, मतलब आप कोशिश करो कि इसे ऐसे लेके आओ। कैसे, ऐसे x² + bx + c = 0। मतलब हमें इक्वल टू में 0 चाहिए। क्या चाहिए, इक्वल टू में 0। तो उसके लिए मुझे इसे यहाँ भेजना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है,
इस इधर वाले को वहाँ भेजना पड़ता है। जीरो चाहिए इक्वल टू में, चाहे उधर वाले को इधर भेजो या इधर वाले को उधर भेजो, कुछ भी करो पर जीरो चाहिए। दूसरी बात इसमें याद रखना, बड़ी पावर को प्लस में रखना। अगर माइनस में रखोगे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, 2-3 लाइन आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो इसे याद रखना, बड़ी पावर को या प्लस, बड़ी पावर को प्लस में रखना ऐसे क्वेश्चन में। सपोज करो कि अगर जैसे बड़ी पावर या माइनस में होती, तब मैं इसको यहाँ नहीं करता, मैं इसको वहाँ करता, दोनों को, क्योंकि यहाँ पर माइनस कर रहा है, वहाँ जाकर ये प्लस करता। दिमाग लगाओ, बस में आ रही है। फिलहाल तो बड़ी पावर प्लस में है, और अगर मैं अब इसको वहाँ ले गया तो बड़ी पावर नेगेटिव आ जाएगी बेटा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस बड़ी पावर प्लस में रखना। नेगेटिव है तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बच जाएगी, आपको एग्जाम के लिए टाइम बचाना है अपना, है ना। तो फिलहाल मैं इसको इधर ला रहा हूँ, क्यों, हमें जीरो चाहिए इक्वल टू में। अब चाहे जीरो वो इसको यहाँ भेज के आए या इसको वहाँ भेज के आए, बस जीरो चाहिए, है ना। चलो जी, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, बड़ी पावर पहले, बड़ी पावर पहले, तो 2y², फिर y वाला, वहाँ पर x में है ना बेटा, वहाँ x में है या y में, कोई दिक्कत नहीं, x में होगा, y में होगा, t में होगा, m में होगा, s में होगा, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। प्लस y, ये यहाँ पर प्लस कर रहा है, इधर आकर माइनस करेगा, कुछ ऐसे, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, है ना। अब सुनो बेटा, क्या हुआ, आप सबने वो पढ़ा है, स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा है। इसके फैक्टर ऐसे करना है जिसको घटाकर 1 आए 2 आए, जो दिया रहेगा, पढ़ो भाई यार, सेकंड चैप्टर में भी है, पॉलिनोमियल में भी है। अच्छा मैं देखता हूँ उसको, देखो होता क्या है, ऐसे पढ़ो आप लोगों ने, होता क्या है, शुरू वाला मल्टीप्लाई करेगा आखिरी वाले से, ऐसे ही होता है। ये यहाँ पर चाहे जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो 2 करेगा इससे मल्टीप्लाई। देखो ध्यान रखना है, जिसको नहीं आता, जो जिसके थोड़ा सा माइंड से फेल्ड हो रखा है, वो जरा फोकस करना। 2 करेगा इससे मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10। ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ जो होगा इतना आ गया। अब आपने इसके फैक्टर ऐसे करने हैं जिसको माइनस करके 1 आए, है ना। यहाँ पर सिर्फ y था ना, तो मैंने 1 लगा दिया उसमें ताकि पता चले। अब मैं उसको मिटा रहा हूँ, इसे ध्यान रखना, यहाँ वाला साइन देखते हैं, ये वाला, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, जो बन के आएगा उसको हम उसके फैक्टर करेंगे, एलसीएम उसके फैक्टर करेंगे हम, और माइनस करके जो यहाँ पर होगा वो आना चाहिए 1। तो इसके पूरे 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। एक तो ये मेथड है स्प्लिटिंग वाला मेथड। और सुनो, अगर आपको लग रहा है कि छोड़ो यार एक ही तो है, अगर नहीं बच्चे इसको छोड़ देते कई बार कि समझ में नहीं आया, कोई चांस ही नहीं है, आप इसको छोड़कर आगे बढ़ नहीं सकते हो, आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज़ है आपकी बुक में भी। तो कितने सवाल छोड़ोगे इस चक्कर में। 3 मेथड है, एक ये हो गया, एक दूसरा भी है, एक तीसरा भी है। तो तीनों में से वैसे तीनों आने चाहिए, लेकिन किसी एक में अच्छी पकड़ लेना, ठीक है। देखिए फिलहाल तो उसको से मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब मैं इसके फैक्टर ऐसे करूंगा जिसको माइनस करके 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 2 से होगा फिलहाल। ये कितना 528, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई इतना हुआ था, तो डिवाइड करके ये तो होगा, फिर 2 से हो रहा है कितना, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से होगा 132, फिर 2 से होगा कितना 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से, और फिर 11 से। अब सुनो बेटा, देखो आई थिंक सबको आता होगा करना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसे अरेंज करना है, अरेंज ऐसा करना है कि माइनस करके 1 आए, 1 आए। अब अरेंज करो, क्या होता है, कभी कभार ना पहली बारी में अरेंज नहीं होता है ना, टाइम लगता है। जो अगर सीख रहे हो तो क्या होगा, देखो मैं करता हूँ, देखिए मैं काम करता हूँ, पहले मैं उसको लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, चलो 16 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने मन में कर लिया इसको, है, लेकिन मैं आप ले कर रहा हूँ इसको, ताकि मतलब हम कैसे करते थे पहले, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, देखो माइनस करना है, तो माइनस क्या होता है, माइनस होता है 2 नंबरों के बीच में। क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस होता है 2 नंबरों के बीच में, है ना। वैसे और नंबर भी होते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस करोगे या माइनस करोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा क्या करना है, इस यहाँ पर जो साइन होगा, ठीक है। प्लस करोगे या माइनस करोगे हमेशा 2 नंबर ही लोगे, ध्यान रखना। मैं इस क्वेश्चन में टाइम क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है कि सर बहुत से बच्चे इसमें गलती करूँगे, मुझे पता है गलती करते होंगे, इसलिए सुनो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे होने चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऐसा ना कुछ, है ना, ऐसा होना चाहिए जिसको माइनस करके 1 आए, कुछ ऐसा ना चाहिए। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो अरेंज करना है, वो आना चाहिए। वैसे मैं कर चुका हूँ, पर मैं आप कर रहा हूँ, मैं हम कैसे करते थे पहले छोटे में। देखो
मैंने एक तो ये कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। अब क्या बचा, ये बचा 66। अब मैं अगर 66 से इसको माइनस करूँ तो 1 आ रहा है, नहीं, मतलब मेरा ये वाला अरेंजमेंट फेल हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है इसमें, है ना, मैंने पहले बोला था जब सीखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में गलती होती है। चलो चेंज करता हूँ मैं इसको, ना चेंज करता हूँ तो ठीक है। फिर देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये आगे। अब आगे इतना, अब 3 11 जा 33, ये चेक करो, ऐसे करना है। जब हम थे ना, जब हम करते थे इसको, तो हम इसे कैसे करते थे, 3 बार ट्राई कर दिया, नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ा नहीं, बस आ गया ना। बस मैं वो तो कह रहा हूँ, एक बार करोगे ना बेटा तो खुद ही आपका माइंड वो कर देगा इसमें, ठीक है। चलो इतना हो गया। अच्छा, अब आपने ये सही किया है गलत किया, इसे चेक कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इतना आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना। ओके, इतना, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बीच का टर्म है हमसे स्प्लिट करेंगे, अपने मन से नहीं। मतलब ये भी कर लूंगा मैं 2 - 1 3 - 2 4 - S 100 - 99, मन से नहीं, तरीके से ऐसे। ओके, चलो जी बेटा, अब सुनो। तो अब 2y² प्लस, देखो ये वाला y तो मैंने ये लिख दिया है ना, यहां पर क्या आएगा 33 - 32, 33 - 32, मतलब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसे नहीं कि मन से कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसे। ओके, अब सुनो, इसका नाम ही क्या है, स्प्लिट मैंने तोड़ना, बांटना, किसको, मिडिल टर्म को। तो नाम क्या बन गया इसका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये बीच का टर्म तोड़ दिया, पर तरीके से, मन से नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो 2y² प्लस, इसको माइनस नहीं करना बेटा, है ना, अगर आपने माइनस कर दिया फिर से क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो इस y को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये y इससे करेगा, कितना आएगा 33y, ये y इससे भी करेगा 32y। अब ब्रैकेट ओपन, अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको मिलेंगे 4 टर्म, 1 2 3 4। हमको मतलब होगा शुरू के 2 टर्म से और लास्ट के 2 टर्म से। कैसा मतलब होगा, कॉमन निकालोगे। क्या निकालोगे, कॉमन। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में होगा y, जो दोनों में y तो कॉमन है, यह क्या बचेगा आपका, इन दोनों में, इन दोनों से y कम हो जाएगा एक एक। तो यहाँ y² था, क्या बचेगा, सिर्फ एक y, यहाँ पर प्लस 33, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। देखो एक इसमें चीज़ ये होती है बेटा कि जो यहाँ बना, ये पता ना आप लोगों को, वही यहाँ बनना चाहिए, ध्यान रखना इसका। सबको आता कॉमन लेना, अधिक चीज़ तो इजी मेरे ख्याल से, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या कॉमन लें, आई थिंक 16, क्या 16, पता क्यों, क्योंकि मैं इसको देख के बोल रहा हूँ। थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर 2 आए ना, तो 32 में 2 कैसा आएगा, जब मैं 16 कॉमन लूँगा, कैसे 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, अरे y, क्योंकि मैंने इस बार y कॉमन नहीं लिया। प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस भाग कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, अंदर साइन चेंज, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। क्या बचेगा आपका 33, क्या बचेगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा, मतलब जो यहाँ था वो यहाँ बनना है, इज इक्वल टू 0। चलो फिर, तो अब जो ब्रैकेट में है इनको एक साथ लिख दो, वैसे यहाँ पर कॉमन लेते हैं पर एक तरीका बताने का, ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर है इनको साथ लिख दो ऐसे। अब सुनो बेटा, 2y प्लस 33 इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो y इक्वल टू -33/2। ये होगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। पता है क्यों, ये आंसर नहीं है, क्योंकि माइनस मारा है। माइनस मारा इसलिए नहीं क्योंकि ये ब्रीथ है हमारी, y के मानी है ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई, किसी की एज, गहराई, ऊंचाई कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये निकल के आ गया, क्यों निकल के आ गया, इसका नेचर ही ऐसा था। इसकी बड़ी पावर 2 थी, इसलिए इसके निकलेंगे 2 वैल्यूज। मैंने क्लास से पहले ही बोल दिया था, जितनी बड़ी पावर उतनी वैल्यूज। इसकी बड़ी पावर 2 है तो एक तो ये निकल गई, लेकिन ये इसमें फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि चौड़ाई, लंबाई, हाइट, गहराई, किसी की एज नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और अब हमने एक बार इसको रखा 0 के इक्वल, अब इसको रखेंगे 0 के इक्वल, y - 16 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 16, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो y मतलब चौड़ाई, y मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर,
है ना। हमें अब लंबाई भी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड इजी है, सेकंड में y की जगह पे इसे रख दूंगा, किसे, 16 को। देखो पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन सेकंड, क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस 2y, ठीक है, 1 प्लस 2y कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे, 16, ठीक है बेटा। तो x इक्वल टू 1 प्लस 32 यानी कि कितना, 33 मीटर। तो x क्या है, लंबाई, चेक करो। तो यानी कि हैंस लेंथ इज 33 मीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज 16 मीटर। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, करिए। देखिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना, जो तरीका हम यूज कर रहे हैं इसको समझने के लिए, है ना। और अब मैं इसको शुरू करता हूं। उसने हमसे ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जिसको नहीं पता मैं एक बार बोल देता हूं, क्या लिखा है, प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। मैथ में मल्टीप्लाई वैसे सेंस का यूज होता है इसमें, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, सामान, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब किससे है, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलो ये तो हुआ मल्टीप्लाई, इसका मीन्स क्या हुआ पता है, एक के बाद एक, मतलब कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने नंबर लिया सपोज करो 53, तो मैं इसके बाद क्या लूंगा, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लूंगा, 54 लूंगा, इसके बाद 55 लूंगा, मतलब कुछ ऐसे बोल रहा है वो। इसने फिलहाल 2 बोला है, 2 कंसेक्यूटिव, तो फिलहाल 53 या 54 ऐसा एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। अगर 3 बोलता, क्या बोलता, 3, 53, 54, 55, अगर और बोलता 56, माना, एक तो ये हो गया। अगर माना मैं नंबर लेता 500, तो अगला क्या होता फिर 501, उसके बाद 502। तो मतलब क्या कहने का ये है कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। ऐसा नहीं होगा पहले 100 ले लिया, फिर 110 ले लिया, फिर 112 ले लिया, फिर 115 ले लिया, नहीं। इसका मीनिंग होगा एक के बाद एक लगातार। अब देखो ये तो मैंने नंबर ले लिया, और अगर मैं अब x लूँ, क्या लूँ, माना x, मैं इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से कोई नंबर मान सकता हूँ क्या, नहीं मानूंगा ना। तो मैंने x मान लिया, तो अगला क्या होगा बताओ, अगला क्या होगा, यहाँ देखो ना यार, 53 + 1 54, तो अगला क्या होगा, अगला होगा x + 1। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, अगला x + 1, 2 नंबर, उसने 2 बोला है। अगर 3 बोलता तो मैं क्या करता, x + 2, अगर 4 बोलता है तो x + 3, कुछ ऐसे। आई बात समझ में। तो एक के बाद एक लगातार, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव। छोटी मोटी बातें याद रखना, ठीक है। ये तो बेसिक्स होता है, क्या क्वेश्चन हुआ, कुछ नहीं क्वेश्चन में और, तो ठीक है इतना। अब सुनो, तो कह रहा है कि नंबर निकालो। कितने नंबर है, 2 नंबर है, एक इसमें 2 बोला ना, यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर है बेटा। कैसे नंबर है, नंबर है कंसेक्यूटिव, नंबर कैसे है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक। सो यहां पर लेट नहीं होगा, सो होगा। सो द सेकंड नंबर, अब बी नहीं होगा, अब इज होगा, अगर लेट होगा तो बी मानेंगे इसको, है ना। अब सो लिख रहे हैं, इज x + 1, देखो ना, चेक करो से, वही तो होगा। अगर 3 बोलता तो अगला क्या होता, x + 2 होता, मतलब इससे एक ज्यादा। ये क्या है, ये इससे एक ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता, ये वाला क्या होता, अगर होता तो इससे एक ज्यादा, बस ये तो होता है ना, इसे बोलते कंसेक्यूटिव। चले अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है ना, क्या निकालना है, वो ये निकालना है कि नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। खैर मैं इसकी भाई बाद में करता हूँ, आगे देखना बेटा है। देखिए अब उसने क्या बोला है, द प्रोडक्ट, सुनो ये देखो, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, चेक करो ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स, ठीक है बात। तो क्या है नंबर, यही तो है, अरे यही तो है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इस माने इक्वल टू कितना है, 306। जैसे माना कैसे, जैसे 5 × 8 कुछ होता है ऐसा, पर वही बोल रहा है x + 1 मान लो, और ये इसका रिजल्ट। तो उसने आपको रिजल्ट पहले दे दिया। अब ये निकालो ये कितने कितने है,
समझ आ गया कैसे करना है ना। तो सेंटेंस पढ़ के कैसे बनाओगे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने पहले बोल दिया कि ये मत देखना कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 क्वेश्चन हो रहा है, 2 क्वेश्चन हो रहा है, नहीं, आप क्या सीख रहे हो उस चीज़ से वो देखो आप, ठीक है। चलो जी, तो जब सीख जाओगे तो हम स्पीड पकड़ लेंगे उसमें क्या, तो इतना ठीक है ना। तो उसने कहा कि द प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, एक नंबर कंसेक्यूटिव, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई इज माने इक्वल टू कितना है 306। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x इससे करेगा कितना आएगा x², बीच में प्लस है, x करेगा 1 से तो x बन जा, x कितना हो गया, यहाँ पर प्लस कर रहा है, इधर लाओ क्या करेगा माइनस करेगा। अब क्यों मैंने ऐसे क्या बोला, हमें इक्वेशन चाहिए ना, कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए बेटा, तो ये बेसिक्स याद रखना, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं इस तरह यहाँ इसको उठा के इधर लेके आ गया, ठीक है। चलो जी देखो ये तो बहुत जल्दी बन गया इतना। अब फिर से वही, यहाँ शुरू में क्या है 1, पता है ना, क्या मानते हैं 1 मानते शुरू में, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा इससे, वही आएगा ना। अब क्या होगा 306 यानी कि 306 के आपने ऐसे फैक्टर करना है जिसको माइनस करके कितना है 1, जब कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। देखो इसे बोलते हैं स्प्लिट इन मिडिल टर्म। अब सुनो 2 से हो रहा है ये डिवाइड, कितना होगा 153, 5 3 8 1 9, 3 से हो रहा है। अब किससे हो रहा है, अब 3 से हो रहा है, 3 4 जा 3 5 जा 15, अब 3 1 जा 3, अब भी 3 से हो रहा है 17 टाइम, और अब 17 से होगा 1 टाइम, बस इतना ठीक है। अब अरेंज करो, क्या करो अरेंज, क्या पता पहली बारी में अरेंज ना हो, हमको माइनस ही करना है, तो माइनस होगा 2 नंबरों के बीच में कुछ ऐसा, और आना चाहिए 1, यहाँ 1 है। अगर सुनो यहाँ कितना होता है, अगर 5 तब 5 आना चाहिए, फिलहाल क्या है, फिलहाल 1 है। तो अरेंज करते हैं इसको, देखते हैं आ रहा है, देखो इजी तो गया यार, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और ये छोड़ दो 18 माइनस 17 आ गया, बस इजी है ना। स्टार्टिंग में टाइम होता है सीखने बेटा, बाकी तो बहुत इजी है। तो ये मैंने ऐसे लिखा, ये तो ऐसे लिखा मैंने, ये x ये रहा, हम इससे कैसे मतलब ये यहाँ 1 है ना, हम इस 1 को कैसे लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। हमने इस 1 को स्प्लिट कर दिया, 1 से नहीं, ऐसे कितना 18 माइनस 17। अब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में ब्रैकेट भी खोल दूंगा, ठीक है। तो x करेगा इससे मल्टीप्लाई तो 18x, x करेगा इससे तो 17x, कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट खोलने के बाद आपको मिलेंगे 4 टर्म, 1 2 3 4। हमें किससे मतलब होगा, शुरू के 2 से, बस मन में ऐसे ही बोलना, किससे मतलब होगा, शुरू के 2 से और लास्ट के 2 से। क्या मतलब है, कॉमन निकालने से मतलब है, किससे मतलब है कॉमन। तो शुरू के 2 में कॉमन क्या आ रहा है x, जो दोनों में होगा x, क्या बचेगा ये x² था ना, दोनों में से एक एक x कम हो जाएगा, बस ये x² था, 2x से मतलब 1 बचेगा, इसमें एक ही x था वही बाहर, क्या बचेगा 18। अब फोकस करना, जो यहां बना ब्रैकेट में वही बनना चाहिए अब अगले ब्रैकेट में। तो एक तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस कॉमन ले लो, उससे क्या होगा दोनों प्लस के आ जाएंगे, आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस के तो बन रहे हैं, ध्यान रखना बेटा इसमें। अच्छा अब कॉमन क्या निकाले 17, क्या निकाले कॉमन, पता कैसे पता किया मैंने, देखो क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 मतलब 1 है, मतलब 1x है, तो कॉमन 17 ही आएगा, है ना। तो क्या बचेगा 17, यहाँ से x बचेगा, और माइनस आप बाहर ले चुके हो इसलिए ये भी प्लस का आ गया, और ये भी क्या आएगा प्लस का। अब ऐसे भी जो यहाँ बना वही बनना चाहिए। अब 17 के पहाड़े में ये कितना आएगा 18 टाइम आएगा, कितना आएगा 18 टाइम। मैंने क्या बोला था माइनस करके 1 आ गया, लेकिन चेक कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। तो चेक करो ना, देखो जब मैं इन दोनों में से 17 कॉमन लूंगा तो 17 18 जा इतना, कितना बचेगा 18 बचेगा, इतना ठीक है सबको, ठीक है बेटा। चलो तो जो यहाँ था वो यहाँ पर, अब दोनों ब्रैकेट वाले 7 लिख दो और बाहर वाले 7, ऐसे कुछ। अब मैं इसको रखूंगा 0 के इक्वल, पहला ये वाला x + 18 = 0, x = इसे वहाँ भेजना है, मुझे x निकालना है, चेक करो ना, इसे वहाँ भेजूंगा, क्या आएगा -18, तो क्या होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगा पता है, क्वेश्चन में आ जाओ, उसने क्या बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, मतलब नंबर ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है पॉजिटिव। हमारा आंसर सिर्फ क्या माना जाएगा, सुनो वैसे इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है पॉजिटिव, तो क्या लेंगे
जो पॉजिटिव होगा। ये तो ये किस में आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो ये होगा नहीं आंसर हमारा। वो उसका नेचर है। किसका नेचर है, जो आपकी इक्वेशन है उसका नेचर है, क्योंकि इसकी बड़ी पावर कितनी थी, 2 थी। कितनी बड़ी पावर थी, 2। तो उसके नेचर के कारण उसमें 2 वैल्यू आनी है, तो एक तो किसमें आ गई, नेगेटिव आ गई। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो जी, अब जो भी है, अब इसको रखेंगे इसके ऊपर, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 70, ये प्लस में आ गया। यानी कि पहला इंटीजर क्या आया, 17, तो अगला क्या आएगा फिर 17 प्लस 1 18। नहीं समझ आ रहा, इतना ठीक है ना। चलो जी, अब आगे देखते हैं, है ना। देखिए, सो द फर्स्ट इंटीजर, ये नंबर मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, एक ये बात है, ठीक है, इंटीजर। सो द फर्स्ट इंटीजर इज 17, कुछ ऐसा, एंड द सेकंड इंटीजर इज कितना है, x प्लस 8 है ना, है x प्लस 1, सॉरी मैं 8 बोल रहा हूँ, x प्लस 1, तो x की जगह में कितना 17 प्लस 1 कितना 18। तो पहला इंटीजर 17, दूसरा इंटीजर 18। करो एक सवाल, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है एज वाला। कौन सा, एज। और आपने क्वेश्चन जो है अपनी छोटी क्लास में भी करोगे, पक्का करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके एज वाले। तो उसने बोला आपसे कि देखो एज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, सुनो पहले। एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन चलते हैं 3 कैटेगरी, तीन उस पर। एक तो पास्ट जो हो चुका, और एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा है जो भी, और एक फ्यूचर, बस ये, और एक फ्यूचर। ठीक है, ये 3 में चलता है। अब बच्चे इसको, इन क्वेश्चनों को खासकर समझने में दिक्कत करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस और मैथ क्या है, आपके आसपास की चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो। प्रेजेंट में माना, जैसे आप में से माना कोई बच्चा, माना अगर किसी बच्चे की एज 15 साल है, क्योंकि आपकी एज वैसी होगी समय 14, 15, 13 ऐसी होगी, 16 होगी, ऐसा था कुछ ऐसे, मतलब 15 साल। तो अगर मैं अब ये बोलूँ आपसे कि 3 years अगो, 3 साल पहले, तो अगर अभी किसी बच्चे की, मतलब प्रेजेंट में अगर अभी किसी बच्चे की एज 15 साल है, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, बोलो, माइनस करोगे ना, 12 रही होगी। तो आपने क्या करा, आपने प्रेजेंट एज से माइनस कर दिया, 12 साल का रहा होगा। हम जनरल टर्म में ये नहीं करते, मतलब करते तो यही है, पर सीधा बोल देते हैं क्या, 12 साल का रहा होगा। अगर बोलूँगा अभी 5 साल, अगर अभी 15 साल की एज है, तो 5 साल पहले आप बोलोगे 10 साल का था, तो आपने मन में ही कर दिया। वो क्या, आपने मन में ही कर दिया कि आपने माइनस किया है, आपने प्रेजेंट एज से इतना माइनस किया है जो मांग रहा है आपसे। 5 बोलेगा 5 माइनस करोगे, 8 बोलेगा 8 माइनस करोगे। लेकिन ऐसा करते हो ना, लेकिन बच्चा कभी ऐसा सोचता नहीं कि माइनस कर रहा हूँ, पता है ऐसा होता है। आप किसी छोटे बच्चे को पूछना अभी तेरी एज कितनी है, माना वो बोलेगा 8 साल, 1 साल पहले तो कितने का था, बोलेगा 7 साल। तो वो मन में, वो उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो ये कर रहा है, वो अपनी 1 साल पहले वाली एज को प्रेजेंट एज से माइनस कर रहा है। नहीं, उस पर इतना सेंस नहीं है, लेकिन वो तब भी आंसर क्या दे रहा है, आंसर सही दे रहा है। चेक करो ना। आपने उससे पूछा बेटा 2 साल बाद कितना हो जाएगा एज में, वो कहता सर मैं हो जाऊंगा 10 साल का 2 साल बाद। तो उसने क्या करा, 2 साल बाद मतलब फ्यूचर में यार, फ्यूचर में, क्योंकि टाइम, मैंने क्या बोला, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो साल भी क्या है, एक टाइम ही तो है। डे क्या है, एक टाइम है। आवर क्या है, टाइम है। डे टाइम है, वीक टाइम है, मंथ टाइम है, साल टाइम है, सब टाइम है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप उससे पूछोगे कि 2 साल बाद तेरी एज कितनी होगी, तो क्या बोलेगा, बोलेगा 10 साल का। उसने क्या करा, उसको ये नहीं पता चला कि वो अपनी प्रेजेंट एज में 2 ऐड कर रहा है। जो इतना मांगूंगा उससे, 2 मांगूंगा, 3 मांगूंगा, 4 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन वो कर देगा कि हाँ मैं अभी 8 का हूँ, 2 साल बाद 10 का। वो ऐड कर रहा है। लेकिन कई बार ना बच्चों को पता नहीं कि वो ऐड कर रहा है। ऐड कैसे कर रहा है, अपनी प्रेजेंट एज में ऐड कर रहा है। तो अब पास्ट अगर निकालनी होगी तो बेटा हमेशा प्रेजेंट से माइनस ही करेंगे, चेक करना। और अगर फ्यूचर निकालना होगा, जैसे मेरा 15 साल है तो 3 साल पहले 12 का था, 3 साल बाद 18 हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने जो है ना प्रेजेंट एज में 3 ऐड किया। अगर बोलूँगा 5 तो 5 ऐड करोगे, 7 तो 7 ऐड करोगे, बस।
आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो एज वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप करते आ रहे हो। मैं अगर आपसे पूछता तो आप भी बोलते हाँ 3 साल पहले मैं इतना का था, 10 साल बाद में इतना का हो जाऊंगा बस। बट लेकिन जब बात किसकी आती है, अगर किसी बच्चे की प्रेजेंट एज x, जब बात इसमें आती है y, जब बात इसमें आती है ना, प्रेजेंट एज निकालो, वही तो मांग रहा है, प्रेजेंट एज मांग रहा है, हमने x मान ली। तो 3 साल पहले रोहन कितना का था? बच्चे गोल, भैया पता ही नहीं है इसको, एज तो उसकी x है। पता क्यों? क्योंकि हम छोटे से ना नंबर पढ़ते आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 8 साल का बच्चा बोल गया 1 साल पहले 7 साल का था, 2 साल बाद 10 का हो जाऊंगा, क्योंकि नंबर पढ़ता आ रहा है। बट वो ये थोड़ी पढ़ के आया, बस यही बच्चा मार खा जाता है। अरे कुछ नहीं है, इसको मन में नंबर सोचो ना, प्रेजेंट एज का नंबर। रोहन की एज प्रेजेंट में x मान ली, क्या मान ली? x मान ली। तो 3 साल पहले कितना होगा? x - 3 होगा। 4 साल बाद कितना होगा? x + 3 4 होगा। प्रेजेंट एज से पास्ट के लिए घटाना है और फ्यूचर के लिए ऐड कर देना। कितना ऐड करोगे? कितना मांगेगा? 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, जो मांगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। चलो जी, ये है इसका पूरा बेसिक, किसका? एज वाले क्वेश्चंस का। कोई दिक्कत है किसी को? बस ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चन चलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कभी कभार जो है पास्ट और फ्यूचर में से एक ही दे देगा, कई बार दे देगा, दोनों, है ना। चलो जी, अब इसको हम शुरू करते हैं। तो अब ये तो इसका एक बेसिक हो गया, है ना। अब सुनो, एज वाले क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, एक बार उसे पूरा पढ़ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम है, पूरा पढ़ना। अब सेंटेंस देखते हैं। देखो, उसने बोला है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसको जरा अपने में लेना भी है, मैं आता हूँ अभी आपके पास। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मैं आऊंगा अभी इस पे। तो वी शुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर, x ईयर्स, उसने बोला हुआ इन ईयर्स। चलो जी, अमन 2 मिनट, 2 मिनट, अभी सुनो पहले क्या बोल रहा हूं। अब सुनो, ये मैंने पूरा पढ़ा, जो चीज चाहिए मैंने वो लिख दिया। गौरव यहां फोकस करो। अब उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, एक ही बात है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। हिम माने रोहन से, मतलब रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। देखो ना, उसने इज बोला है, इज मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट ना। हाँ, यहां पर मतलब इक्वल टू से भी है और यहां मतलब प्रेजेंट से भी है। रोहन की मदर अभी इस समय अभी कोई केस बना पास्ट फ्यूचर का? नहीं ना, उसने कोई लिख के दिया पास्ट फ्यूचर? नहीं दिया, तो प्रेजेंट का। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। अरे रोहन की जगह अपने को रखो ना, अपने को रखो। अगर मैं खुद रखूं अपने आप को, अगर मैं अपने आप खुद रखूं, मैं बोलूं मेरी मदर मेरे से 30 साल बड़ी है, तो मेरी माँ की एज कितनी हुई पता कर लोगे? नहीं ना। मेरी कितनी एज हुई पता कर लोगे? नहीं। लेकिन सेंस देखो, मैं सेंस क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, जब दिमाग लगाना। मैं यहां पर अपने को रख रहा हूं कि मेरी मदर की एज मेरे से 30 साल बड़ी है, 30 साल बड़ी है। इसका मतलब क्या है? मेरी मदर की एज पता करने के लिए आपको पहले मेरी एज पता करनी पड़ेगी। चेक करो, मैंने क्या बोला? मेरी मदर की एज मेरे से, मतलब माई सेल्फ, मेरे से 30 साल बड़ी है, बड़ी में प्लस आएगा। लेकिन अब मैं बोला कि मेरी माँ की एज कितनी है, क्या बोलोगे? जो है तुम्हारे पास नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपको मेरी एज नहीं पता चलती। अगर मैं बोल दूं कि मेरी एज 40 साल है, तो मेरी मदर की एज 70 साल। ये फोकस करिए, समझ में आ रहा है गौरव? अगर मैंने बोला गौरव की मदर की एज गौरव से 20 साल बड़ी है, तो मुझे सिर्फ मैंने बोल दिया, है ना, लेकिन मुझे नहीं पता कि गौरव की एज कितनी है। और जब तक मुझे गौरव की एज का पता नहीं चलेगा, मैं उसकी मदर की एज नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौरव के मदर की एज गौरव की एज पे डिपेंड कर रही है ना। मुझे अगर गौरव की एज का पता चल जाएगा तो मैं बड़ी इजीली, आसानी से मदर की एज भी निकाल दूंगा। इसमें मैंने इसलिए बोला कि अपने आसपास चीजों को घटाओ, अपने आसपास चीजों को रखो, खुद को रखो इन सवालों में। एज वाले क्वेश्चन में खुद को रखना, आपके पेरेंट्स हैं उनको रख देना, भाई बहन उनको रख देना, बुआ, मौसी, फूफा, ताया, ताई सब रख देना, ठीक है। चलो जी, तो इतना ठीक है ना बेटा? तो हमने रोहन की एज x मान ली। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहन की मदर की एज कितनी होगी? मदर्स एज कितनी होगी? x + 26। क्या बोला? रोहन से 26 साल बड़ी है ना, तो कितनी रोहन की एज? x है, तो क्या होगी मदर की एज? रोहन से
रोहन की एज से 26 साल बड़ी। नहीं समझ रहा? समझ आ गया गौरव? हाँ, इतना क्लियर है? अमन ठीक है? इतना आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, किसका? किसकी एज का? देयर मतलब उनकी, उनकी किनकी? रोहन की और उसकी मदर की। ठीक है, अब क्या? प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट। और कौन सी एज का प्रोडक्ट? कौन सी एज का प्रोडक्ट? आगे बढ़ो, परसेंटेज का नहीं। उसने बोला 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना। उसने, ये कौन सा केस है? पास्ट का कि फ्यूचर का? कौन सा केस है? फ्यूचर का। कैसे पता किया? क्या लिखा है? विल लिखा है। ऊपर देखो क्या लिखा है? विल लिखा है, तो मतलब बाद का जो फ्यूचर में आएगा। तो हम अब दोनों की एज निकालेंगे 3 साल बाद की, 3 साल बाद की। अब देखो, ठीक है, 3, समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? विल के दिखा रहा है जो फ्यूचर में होने वाला है। 3 years आफ्टर या आफ्टर 3 years क्या होगा? तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? क्या होगी? अभी कितनी है? अभी x है ना, कितनी होगी? x+3 होगी, कितनी होगी? है ना? 3 साल बाद अगर रोहन की एज बढ़ रही है तो क्या मम्मी की एज नहीं बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी ना? अभी कितनी है? अभी x+26 तो +3। नहीं समझ रहा? ये तो मदर की एज है ना, 3 साल परसेंटेज है, 3 साल बाद उसमें 3 ऐड कर दो। नहीं समझ रहा? भी देखो, मैंने आगे क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा कि 3 साल बाद की मांग रहा है, तो मैंने पहले दोनों की एज 3 साल बाद की निकाल दी, क्योंकि 3 साल बाद उनकी एज बढ़ने वाली है ना? ओके, कितना हो जाएगा? x+29 years। ये किसकी निकली? उसकी मदर की एज निकली, तो 3 साल बाद वाली। अब मैं उसमें आता हूँ क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years, दोनों की एज का प्रोडक्ट। और कौन सी एज का? कौन सी एज का? 3 साल बाद वाली एज का। तो 3 साल बाद रोहन की एज ये रही, और 3 साल बाद उसकी मदर की एज ये रही। दोनों की एज का प्रोडक्ट विल बी, अभी लिखा था मैंने, इज, एम, आर, वज, वर, विल्स, हैव, सेल, हैव। तो विल बी मतलब इज इक्वल टू, इसके दो मतलब थे, एक तो मतलब इससे है, एक मतलब इससे है, फ्यूचर वाले से। ठीक है, कितना है? 360। अब इसके आगे खुद ही करना, कर दोगे ना? मल्टीप्लाई करना है, जैसे कल किया था मल्टीप्लाई आपने, हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, है ना बेटा? आना चाहिए बेटा, खुद भी ट्राई करो कम से कम। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, दो चीज़ मिल गई यहाँ पर हमको, है ना? पहले मैंने इतना पढ़ लिया, तो इतने से हमें दो चीज़ तो मिल गई। क्या मिल गई? एक तो उसकी स्पीड क्या है फिलहाल, तो क्या है? यूनिफॉर्म है। किसे बोलते हैं यूनिफॉर्म? एक जैसी, एक समान। मतलब 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, सपोज ये एक स्टेशन ए है और ये आपका दूसरा स्टेशन बी है, तो माना ए से बी के बीच के डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अभी तक जो सीक्वेंस में क्या आ रहा है वो ये आ रहा है कि ट्रेन ने ये स्पीड कवर करनी है, ये डिस्टेंस कवर करनी है यूनिफॉर्म स्पीड से। कौन सी स्पीड से? यूनिफॉर्म, यानी कि इस दौरान उसकी स्पीड परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होगी, मतलब सॉरी, है ना, मैंने थोड़ा वैसे बोल दिया। आगे देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब सुनो, यहां से लेकर यहां तक आगे समझ में आ गया ना? इतना द्वारा ये इतना एक सेंटेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब ये सेकंड केस बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया। क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना सीखो, और ये आपका सेकंड केस। उसने क्या बोला कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए, जरा इसको अपने दिमाग में रखना। ये सिंपल वही, इससे पहले पूरा करता हूं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। चेक करो, सेम डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने हमसे ये बोला कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, तो ट्रेन इसी डिस्टेंस को, मतलब 480 किलोमीटर को, तो ट्रेन इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे और ले लेती है। क्यों? टाइम के लिए स्पीड कम हो गई है। नॉर्मल सी बात है ना? जब आप जो है स्कूल से घर जाते हो, अगर आप जाओगे आराम से, मान लो आप जाओगे, देखो ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका घर हो गया, तो ये तो फिक्स है कि स्कूल से घर की डिस्टेंस फिक्स रहेगी,
ऐसा होगा नहीं कि सुबह जो है 10 किलोमीटर, शाम को जो है 20 हो गई वो छुट्टी टाइम पे, ऐसा होगा नहीं, वो सेम ही रहेगा क्योंकि रास्ता एक ही है और आप हमेशा एक ही रूट यूज़ करते हो। तो मान लेते हैं कि स्कूल से और आपके घर की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर, चाहे वो कितनी भी हो, 5, 1, 2 है ना, कितनी भी हो इतना। आप सुबह घर से स्कूल गए नॉर्मल चलकर, क्यों? क्योंकि आपको जो है सुबह सुबह स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मन मा के चले गए हल्के हल्के, और आप पहुंचे माना 1 घंटे में। अब सुनो, छुट्टी हुई तो घंटी बजने से पहले भाग गए आप घर के लिए, भाग के गए, मान लो। तो अब टाइम क्या होगा, 1 घंटे से ज़्यादा कि 1 घंटे से कम होगा? 1 घंटे से कम होगा ना, लेस देन 1 आवर, मतलब लेस देन आवर, जो भी है कम होगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अब यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब स्पीड बढ़ती है ना तो टाइम कम लगता है। समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अब सुनो, जब स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा ज़्यादा। ये थोड़ा सा सेंस अपने दिमाग में बैठाओ। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब आपको अपने आसपास की चीज़ों को एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा साइंस और मैथ में, ठीक है? तो स्पीड कम होगी, डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगी। जल्दी का मतलब कम टाइम में कवर हो जाएगी डिस्टेंस, है ना? चलो जी, अब सुनो, तो यहाँ पर तो स्पीड इतनी हो गई, फिर उसने बोला कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो यहाँ पर स्पीड कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर। देखो बेटा, इससे मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर कम हो रही है। इसका एक सेंस निकल रहा है, सुनो क्या बोल रहा हूँ। वो उसने कहा कि 8 किलोमीटर कम हो रही है, इसका सेंस निकल रहा है कि मतलब पहले स्पीड कुछ और थी। आप देखो ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक टंकी है पानी की, उसमें से 5 लीटर पानी गिर गया, तो क्या मतलब कहने का? टंकी पहले पानी ज़्यादा था। जिसमें मारा क्या बोल रहा हूँ मैं? इसने बोला कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, मतलब स्पीड कुछ और थी, पहले कुछ और थी, उससे कम हुई भैया। ये सेंटेंस को समझो आप लोग, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए, इसको समझ आ गया ना? ठीक है, तो 8 किलोमीटर कम हुई है, तब मतलब पहले कुछ और थी। अगर बोलते कि 8 किलोमीटर है, मतलब वही है फिर तो, ठीक है। लेकिन उसमें कम हुई है या ज़्यादा हुई है, मतलब स्पीड पहले कुछ और थी, ठीक है। क्या थी हमको वही निकालनी है। क्या बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मान लेते हैं कौन सी स्पीड? ये वाली स्पीड, ठीक है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, इसलिए ये आएगा, ठीक है। चलो जी, अब मैं करता हूं पहला केस। कौन सा केस? पहला केस फर्स्ट। तो पहला केस में क्या खास है? देखिए बेटा, पहले केस में डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर है ना। और क्या स्पीड है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, क्या टाइम लगेगा ना, मुझे वहां से वहां पहुंचने का लगेगा, टाइम लगेगा ना। आपको स्कूल से घर पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा ना। तो हमें टाइम नहीं पता, मतलब ये मतलब है कहने का कि अगर ट्रेन इस स्पीड से चले, ये डिस्टेंस कवर करे, तो टाइम क्या लगने वाला है हमें नहीं पता। हम मानेंगे उसको, हमने मान लिया सपोज T1 से माने, हमने माना है इसको। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने खुद मान लिया। अब देखो, इसे याद रखना, अब जहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का कॉम्बिनेशन बन के आएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बन के आएगा फॉर्मूला। इसे याद रखना बिल्कुल, है ना। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, स्पीड x और टाइम T1। सुनो, यहाँ से टाइम T1 निकाल देते हैं, तो 480 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड, हमें क्या मिल गया? हमको टाइम मिल गया T1। देखो एक बात सुनो, यहाँ पर टाइम ही क्यों निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल सकते थे या इसको ऐसे छोड़ सकते थे, पर टाइम क्यों निकाला? उसने क्या बोला कि जैसे ही ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई, तो ट्रेन इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा ले रही है अब, क्योंकि स्पीड कम हुई है, तो वहां तक पहुंचने में टाइम क्या लेगी? वो लेगी ज़्यादा। यहां पर सुनना क्या लोगों के? इतना ठीक है ना। चलो जी, केस फर्स्ट आपका निपट गया। अब किसकी बारी है? देखो हर चीज़ का रीज़न होता है बेटा, है ना। अब किसकी बारी है? केस 2 की। तो केस 2 में क्या है? केस 2 में डिस्टेंस सेम है। आगे देखना, केस 2 में क्या है? डिस्टेंस सेम है।
है ना, ए से बी तक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है, लेकिन स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, कम, कितनी कम हो गई, 8। कहाँ से कम हुई, पहले वाले से, यानी कि एक्स से। अब देखो न्यू स्पीड, बटे केस समझो, न्यू स्पीड कितनी होगी, उसने कहा कम हुई है, अरे कहाँ से कम हुई है, पहले वाले से कम हुई है। तो ध्यान रखना, ये सिंपल चीज़ है बेटा, इतना है ना। अच्छा डिस्टेंस कितना रहेगा, वो 480 रहेगा, 480 क्यों, उसने बोला हुआ है सेम डिस्टेंस। अब टाइम क्या होगा हमको पता है नहीं, क्या मान लेंगे, t2, क्या मान लेंगे, t2। आई बात समझ में, टाइम क्या रहेगा मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैं क्या मान लिया इसको, हमने टाइम मान लिया t2, ठीक है इतना, मतलब इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लगने वाला है। अभी स्पीड ये थी तो टाइम t1 लग गया, अभी स्पीड ये हो गई है तो टाइम t2, क्योंकि टाइम अलग आएगा। अब सुनो फिर से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड x - 8 और टाइम t2। यहाँ से t2 निकालते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर करेगा डिवाइड, और ये बचा आपका t2, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैं साफ करता हूँ, उसका काम नहीं है। बट ये ट्रेन वाले क्वेश्चन ना, कार वाले, ट्रेन वाले, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके, बड़े मार्क्स में आते हैं बेटा क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए फोकस करिए। तो t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x - 8 आवर। फिर से अब सुनो बेटा, अब यहाँ पर आपका जरा माइंड चेक करता हूँ। t1, एक टाइम t1 और एक टाइम t2, इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, बताओ कौन छोटा है, कैसे, नहीं कोई तुम्हें से कोई और, गौरव, t1 छोटा होगा, पता क्यों कि t1 बड़ा होगा, बताओ। t1 और t2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक्चुअली में t1 छोटा है, t1 क्या है, छोटा, t2 बड़ा है। ये बहुत जरूरी समझना है, पता क्यों, अब सुनो, देखो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो एक टाइम t1, तो t1 के लिए क्या स्पीड थी, x, चेक करो ना, है ना। फिर डिस्टेंस सेम है, टाइम t2 के लिए क्या स्पीड है, स्पीड ज्यादा कौन सी है, x या x - 8, ये ज्यादा स्पीड है, अरे तो कम स्पीड है, स्पीड कम, अरे अच्छा देखो अगर माना स्पीड माना 40 किलोमीटर पर आवर मान लो एक बारी के लिए, और यहाँ पर स्पीड 8 कम कर दी मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या निकलेगी स्पीड, बोलो 32 निकलेगी। अब बताओ कौन ज़्यादा स्पीड है, तो फिर 40। तो अब ये मतलब स्पीड x है, और ये स्पीड सेकंड केस के लिए, ये स्पीड पहली स्पीड से 8 कम है। अब बताओ कौन सी स्पीड ज़्यादा है, x है ना। तो फिर अब सुनो बेटे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर इसको सीखना है ना, ऐसे कि भूल जा रहे हो, सीखना इसको। स्पीड x हो गई, और ये सेकंड केस में स्पीड कितनी है, x - 8, उसने बोला हुआ है। हाँ अगर ये प्लस करता तब ये स्पीड ज़्यादा होती ना, इसने माइनस बोल रहा। अब सुनो, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो 480 किलोमीटर जल्दी कौन कवर करेगा, ये कि ये, t1 करेगा ना। ऊपर देखना, ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है, तो 480 की डिस्टेंस कवर जल्दी कौन करेगा, ये कि मतलब कम टाइम कौन लेगा। अब बताओ, दो पूरा खेल स्पीड का है, इसको अपने पे लेके चलो। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये स्पीड x, ये स्पीड x - 8, मतलब ये स्पीड ज़्यादा, ये स्पीड कम, ये स्पीड कम। अब मुझे ये बताओ कि जब स्पीड ज़्यादा हो तो क्या डिस्टेंस है दोनों के लिए, 480, दोनों के लिए 480 की डिस्टेंस है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा ना, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्यों, स्पीड ज़्यादा उसकी, तो कम टाइम कौन लेगा, t1 लेगा। नहीं मारा, यहां पर स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो अब 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। नहीं सुना तुम लोगों के, अरे नहीं मारा क्या, इसमें ऐसा क्या है भाई, बट ये पूरा स्पीड का चक्कर चल रहा है इसमें। चलो कम हो, मैं एक एग्जांपल में देता हूँ। हाँ देखो, माना एक बस मान लीजिए, क्या मानते हैं,
एक बस मान लेते हैं, ठीक है, यह की बस हो गई, सपोज करो। बड़े इसको जरा अपने पे भी लेके चलो। हाँ, ये बस आपकी जेम होगी, ठीक है, मान लो, है ना, ये देख बस, ठीक है। इसको जाना है सपोज कोटद्वार से और जाना है पौड़ी, कोटद्वार से जाना है पौड़ी, ठीक है। तो कोटद्वार से पौड़ी की डिस्टेंस है करीब करीब 105 किलोमीटर, इतना तो है मेरे ख्याल से, इतना। अब माना मतलब जो भी है ड्राइवर, ये मतलब गाइड के गए आगे, है ना, आगे गए, और इन्होंने अपनी स्पीड मानो, हम मानेंगे कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म इसे मान लेते हैं। इन्होंने अपनी स्पीड रखी है सपोज करो पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचते हैं पौड़ी, तो माना लेते हैं 4 घंटे, इसे मानते हैं T1, इसे मान लेते हैं T1, मान लो, इसे समझ आ गया, इतना समझ आ गया। माना अगले दिन फिर से वही रूट, कोलार से पौड़ी, और वही बस। इस बार ड्राइवर ने क्या करा, स्पीड को जो है 45 किलोमीटर पर आवर कर दिया, स्पीड बढ़ा दी। मतलब ये मंडे का दिन था, और ये सपोज करो ट्यूसडे, स्पीड बढ़ा दी। तो अब मुझे आपसे एक बताइए कि कोटद्वार से, इस स्पीड से कोटद्वार से पौड़ी पहुंचने में ड्राइवर टाइम क्या लेगा, 4 घंटे से ज्यादा कि 4 घंटे से कम लेगा ना। तो इसे मानते हैं T2, एक स्पीड है यार, क्या कर रहा हूं मैं, क्या लेगा T2। माना इसने ले लिया, माना 3 घंटे और 50 मिनट, चलो 3.5, कितना, 3 आवर 50 मिनट। अब बताओ कौन टाइम छोटा है कौन टाइम बड़ा है, ये छोटा हो गया ना, क्यों, स्पीड ज्यादा थी, स्पीड क्या थी, ज्यादा, समझो उसे। अब एक केस में और कर लेता हूं, सपोज करो कि फ्राइडे को सेम रूट, सेम ड्राइवर, सेम बस, अब उसने स्पीड कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, तो अब टाइम क्या होगा, उसने स्पीड कर दी, यहां पर 40 थी, यहां पर 45, स्पीड बढ़ा दी, यहां पर स्पीड कम कर दी, अब टाइम क्या होगा, ज्यादा या कम, टाइम कम कैसे हो जाएगा, स्पीड ज्यादा बेटा, सॉरी स्पीड क्या होगी, कम, इसमें अब वो चल रहा है हल्की स्पीड से, तो जल्दी पहुंचेगा देर में पहुंचेगा ना। तो 40 जब इसने स्पीड बढ़ाई तो इतना, स्पीड और कम कर दी, तो अब क्या पहुंचेगा, 4 घंटे से ज्यादा ही 4 घंटे से कम, 4 घंटे से ज्यादा, नहीं समझ भी, ठीक है, इतना अमन, 4 घंटे से ज्यादा। माना ये ले रहा है 5 घंटे, ऐसा क्यों हुआ, स्पीड कम हो गई है, मतलब स्पीड कम होगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर ये मतलब है मेरे छोटे बड़े से। अब बताओ T1 की स्पीड क्या थी, T1 के लिए स्पीड क्या थी x, T2 के लिए स्पीड क्या थी x - 8, कौन सी स्पीड बड़ी है। तो एक काम करो, ये टाइम छोड़ो आप, है ना, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, आप पहले बताइए मुझे, एक स्पीड तो x है, माना S1, इसको मान लो S1, है ना, और एक स्पीड क्या है S2, सॉरी ये x - 8 ये है। अब इन दोनों में से कौन सी स्पीड बड़ी है, नॉर्मल सी बात है S, है ना। अगर मैं करता प्लस तब कौन सी बड़ी होती, तब S2 बड़ी होती स्पीड, मैं ज्यादा, मतलब ज्यादा, बड़ी मतलब ज्यादा, ठीक है। फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो ये है, तो कौन सी स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये ज्यादा है ये कम है। तो जब स्पीड ज्यादा, इसका टाइम क्या था T1, इसका टाइम T2, जब ऐसा होगा ना, देखो जो स्पीड ज्यादा होगी ना उसका टाइम हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब समझ आ गया, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा ना, समझ आ गया भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, आगे बढ़ जाऊं मैं लेकर के से, इतना ठीक है ना। चलो जी, बट इसको जरा अपने आप भी सोचो ना, ऐसे ट्राई करो, ये हमारे आसपास की चीजें ही तो हैं, थोड़ा सा माइंड में डालो जोर। चलो जी, इतना आ गया। अब सुनो, तो T1 क्या हो रहा है, बड़ा, और T2 नहीं, सॉरी T1 क्या हो रहा है, छोटा, और T2 क्या हो रहा है, बड़ा। तो कौन किसे मैनेज करेगा, बड़ा वाला मैनेज करेगा छोटे वाले को,
T2 माइनस T1। अब सुनो, ये 3 कहाँ से आया, चेक करो, ये चेक करो। उसने बोला हुआ है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन 3 घंटे और एक्स्ट्रा ले लेती है। तो मतलब दोनों टाइम के बीच कितना फर्क है, 3 घंटे का फर्क है। जो याद दिया रहेगा 1 घंटा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 घंटे तो यहाँ 5 आ जाएगा। समझा रहा बेटा, ठीक है इतना। चलो जी, अब T2 कितना है, T2 आपका ये रहा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस कितना T1 है वो ये रहा, ठीक है 480 अपॉन x और इज इक्वल टू 3, है ना। यहाँ लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, देखो ये वाला एलसीएम क्या पता आप में से बहुतों को आता भी हो, क्या पता ना भी आता हो, पर देख लो जरा एक बार, है ना। तो ऐसे केस में एलसीएम कैसे आता है, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। जनरल कैसे लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा, तो क्या लिखेंगे सर, क्या 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 आएगा इसका एलसीएम 21, क्या आएगा 21, सिंपल सा, है ना। लेकिन हम इस 21 को ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 × 7 कर सकते हैं, बात तो एक ही है। मतलब ये 3 भी आ गया और ये 7 भी आ गया, चेक करो, मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, इस वाले के लिए, तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, मतलब सेम करता है, पर दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, सेम कटेगा। क्या बचा 7, तो 7 करेगा इस 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। फिर हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, सेम कटता है, 7 कैंसिल हुआ, क्या बचा 3 करेगा इससे मल्टीप्लाई 15, कुछ ऐसे, मतलब समझ आ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आपने पहले छोटे में किया ना, कुछ वही है, लेकिन ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, ये एलसीएम आ जाएगा। अच्छा जो मैंने क्या बोला, हम सॉल्व करेंगे पहले इसके लिए, तो x माइनस 8 किससे माइनस होगा, सॉरी किससे कैंसिल होगा, x माइनस 8 से सेम करता है, क्या बचा x, तो x करेगा इससे मल्टीप्लाई 480 इंटू x, बीच में माइनस है ना। अच्छा अब इसकी बारी है, इस वाले की, x से x बैलेंस हो जाएगा, क्या बचा x माइनस 8, तो x माइनस 8 करेगा 480 से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे आया बात समझ में, है ना, ठीक। तो 480x माइनस का, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 480x, वो तो होगा 480 इससे करेगा ना, अब 480 इससे भी तो करेगा 8 से, 8 माइनस के 8 से, तो ये माइनस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना होगा 8 0 का 0, 8 8 जा 64, ठीक है, हासिल कितना 6, 8 4 जा 32 और 6 38, और अपॉन इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, x करेगा x से कितना x स्क्वायर, बीच माइनस है, और ये 8x इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस कैंसिल, है ना। बड़ी चीज़ें सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो बस। चलो जी, क्या बचा यहाँ पर आपका 3840, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 8x। अच्छा ये 3 से कट रहा है, एक बार चेक करो जरा, 12 कहाँ कट रहा है, तो इसे थोड़ा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 3 डिवाइड कर देगा, ठीक है, कितना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा कितना 2, 3 8 जा 24 और 0 कितना 1280, ठीक है। तो बड़ी पावर इधर है ना, हमको बड़ी पावर किस में चाहिए होती है, प्लस में। मैंने कल भी बोला था अगर बड़ी पावर माइनस में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे प्लस में रखो, तो इसीलिए इसको उधर भेज दो। क्यों भेज दो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इक्वल टू की तरफ 0, यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ पर ये माइनस करेगा। बेटा घर में नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, खुद भी पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो। कितना हो गया, चलो जी, अब यहाँ तो 1 होगा, याद है, तो 1 करेगा इससे मल्टीप्लाई, हो जाएगा, यानी कि 1280, 1280 के फैक्टर में इस प्रकार से करने हैं कि जिसको माइनस करके 8 आ जाए, क्या आ जाए, माइनस करके कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो ये 1280, इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, इसे बैलेंस करेंगे हम, तो 2 से हो रहा है, ठीक है, कितना 6 4 0, फिर 2 से हो रहा है 3 2 0, फिर 2 से हो रहा है 160
फिर 2 से हो रहा है 80, फिर 2 से होगा 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5 एंड देन 1। अब इतना बड़ा बन गया देखो ये। तो इसके लिए ना देखो, मैं वैसे अभी मैं इसकी बात नहीं करना चाह रहा था, मैंने आपसे कल बोला था कि इसके 3 तरीके हैं। क्या है इसके? हैं 3 मेथड, है ना। एक तो तुम कर ही रहे हो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, 2 और हैं। एक आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा आपका बन के आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों में से आपको तीनों ही आने चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे माना एक चीज़ थोड़ा सा नहीं आ रही है दिमाग में, हल्का हल्का डाउट हो रहा है, तो उससे पहले एक तो उसकी प्रैक्टिस करिए कि डाउट ना रहे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि डाउट हो रहा है, ठीक है, तो तीनों में से किसी एक मेथड में अपनी पकड़ बना लेना। लेकिन जब नंबर बड़े हों तो उसके लिए मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमेशा, क्योंकि बड़े नंबर के लिए ना, जैसे नंबर बड़ा आ गया तो बड़े नंबर के लिए वो बेस्ट होता है। अब देखो इतने फैक्टर कर रहा है, फैक्टर करने में टाइम लगा मुझे इतना, ठीक है, फिर मैं इसको अरेंज करूँगा। अब इतने बड़े इतने ज़्यादा हैं ये, क्या पता पहली बारी में अरेंज ना हो पाए, क्योंकि मैनेज ही करना है ना मुझे। तो मैनेज क्या होता है, हमें ये होता है 2 के बीच, ठीक है। मतलब उसने ये बोला कि इसके फैक्टर कर दिए, अब अरेंज करना है। अरेंज इस प्रकार से करना है कि जिसको माइनस करके 8 आए, मतलब एक बी ए होगा एक बी होगा और इनको माइनस करके 8 आना चाहिए, कुछ ये बोल रहा है आपसे, ठीक। अब अरेंज करते हैं इसको, पहले एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। देखो आना चाहिए 8, एक बार देखता हूँ मैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32, है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 32 2 जा कितना होगा 64, है ना। इसे देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 40 आ रहा है। माइनस करके 8 आना चाहिए, ये देखते हैं साइन, ये आ रहा है नहीं, कौन सा वाला 1 2 3 4, हाँ ओके ओके 32। अब 32 दूनी, ओके ओके ओके, हाँ तो हो रहा है मेरे ख्याल से ना, ये 32 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 हो रहा है। और ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 5 नहीं 32, तो हो गया 8 आ गया, तो हो जाएगा। तो ठीक है इतना, ये फर्स्ट टाइम में बन गया आपका। लेकिन होता है कई बार ना, जैसे आप सीख रहे हो तो क्या पता फर्स्ट टाइम में ना बन पाए, तो इसलिए तीनों मेथड्स ढंग से पढ़ लेना। और बेस्ट मैं तो हमेशा रेफर करता हूँ, अगर नंबर बड़े हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, सबसे आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जब नंबर छोटे हो तो मर्जी आपकी, आप इससे भी कर लो, लेकिन बड़े नंबर के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे ये वाला यार, x = -b प्लस होगा, ये बड़ा इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बड़े नंबर के लिए परफेक्ट है सब, ये वाला येला मेथड। खैर जो भी है, तो क्या बन के आया 40 - 32, तो ये ऐसे रहेगा, ये मैंने ऐसे लिखा, 8 की जगह में कितना 40 - 32 होगा। अब सुनो, मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 40x - 32x - 12 80, बात समझ आ रही है। चलो जी, इसको माइनस मत कर देना, फिर से वही बन जाएगा। बच्चे करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं करना है। अंदर मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट खोल दो। देखो बेटा, बाहर माइनस है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये 40 प्लस का है, 32 माइनस का है। जैसे ही आपका ब्रैकेट खुलेगा तो 40 का हो जाएगा माइनस का, मतलब जो प्लस का है माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। ये सिंपल चीज़ है ना, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रैकेट खोलने के बाद 4 टर्म प्राप्त होंगे, 1 2 3 4। किससे मतलब होगा, शुरू के 2 से और लास्ट के 2 से। तो शुरू के 2 में कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचेगा x - 40, है ना। यहाँ कॉमन क्या आएगा प्लस का 32, निकाल लो। पता क्यों, देखो क्या बचा, x बचा ना, 32 में ये x में कितना है 32, हमको सिर्फ x चाहिए। तो एक ने याद रखना कि जैसा यहाँ बना वही वैसे यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बचेगा x - 40, ऐसे कुछ, मतलब 32 × 40, ये सिंपल सा, ठीक है। बस जो यहाँ बनेगा आपका। अच्छा, तो ब्रैकेट वाले साथ लिख दो और ब्रैकेट के बाहर वाले साथ लिख दो। अब एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x - 40 = 0, x = 40, और x + 32 = 0, x = -32। देखो x क्या है, x है स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आंसर ये रहा, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h।
ये रहा, ठीक है, करो सर।